हेलो एंड वेलकम टू माय शो। नाजरीन, हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम है उमेश अग्रवाल और ये इंडिया क्रॉनिकल डॉट आई एन की वेबसाइट चलाते हैं। फाउंडर भी हैं उसके, एडिटर भी हैं। उमेश अग्रवाल साहब वो शख्स हैं जिन्होंने उस वक्त वेनेजुएला और अमेरिका के हवाले से जो एक सर्द जंग चल रही थी उसकी निशानदेही की, जब पूरी दुनिया की तवज्जो कहीं और थी, यानी गाजा की तरफ थी और दूसरे ममालिक की तरफ थी। ये वो शख्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल पे भी आके बार बार ये कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पे हमला करेगा, और फिर जब वेनेजुएला पे हमला हुआ तो एक ही नाम गूंज रहा था हमारे, कम से कम मेरे दिमाग में, और वो था उमेश अग्रवाल जी का। कि उमेश अग्रवाल जी की जो पेशबीनी थी, जो फोर्ट साइट थी, वो बिल्कुल सही साबित हुई। इसी तरह ईरान के हवाले से भी इनकी पेशन गोइयां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। आपका बहुत स्वागत है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस उमेश जी। जय सिया राम अमजद भाई। जय श्री राम जी। उमेश भाई, लगता यह है कि ट्रंप जो है वो ईरान पर अटैक करने के जो धमकी दे रहा था उससे वो भाग गया है, वो मुलतवी कर दिया है। समर तूर साहब से मेरी बात हुई, वो आज हमें ज्वाइन करना था लेकिन वो नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, एक हफ्ते या 20 दिन के अंदर अंदर अमेरिका जो है वो अटैक करेगा ईरान पे। यूएस वॉरशिप्स जो है वो साउथ चाइना सी से अरेबियन सी की तरफ रुख है उनका, वो जा रहे हैं। उनको 7 से 10 दिन लगेंगे वहां पोजीशन लेने में और पहुंचने में। क्या कहेंगे आप, क्या अमेरिका हमला करने जा रहा है या बस एक गीदड़ भभकी थी ये? देखिए, अमेरिका का तो ईरान के अंदर रेजिम चेंज का ऑपरेशन बहुत दिनों से चल रहा है। 2020 में उन्होंने कासिम सुलेमानी को मरवा दिया था मोसाद ने। फिर मोहसिन फखरुजादा को उन्होंने, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो, उनका भी कत्ल कर दिया गया। फिर आपने देखा कि कैसे उनके जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रेसी, वो एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनका इंतकाल हो गया उनकी पूरी कैबिनेट के साथ। फिर लास्ट ईयर जब आपने ये भी, जब इसराइल और हमास के बीच में एक वॉर चल रहा था, उस समय ईरान को भी बीच में आना पड़ा और आपने भी देखा था कि कैसे आईआरजीसी के चीफ उस समय थे और टॉप 20 जनरल सब एक साथ एलिमिनेट कर दिए गए। अब जो है, अमेरिका को मालूम है कि ईरान के अंदर आप जो काम आपने वेनेजुएला में किया कि आपने निकोलस मदुरो को उठा लिया और वेनेजुएला कुछ नहीं कर सका क्योंकि वेनेजुएला की मिलिट्री प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। इसके लिए वहां पर लोगों को कॉम्प्रोमाइज करके उनको एक तरह से अगवा कर लिया गया। अब ईरान के अंदर जो खमेनी की जो इंस्टीट्यूशनल होल्डअप है उसको वीकन करने की कोशिश की जा रही है। उसके जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं सबका एक तरह से कत्ल किया जा रहा है, क्योंकि अगर खमेनी के ऊपर अगर कुछ कर देते हैं अमेरिका तो उसको एक शहादत मिल जाएगी और उसी शहादत से बहुत सारे लोग एक तरह से एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स बांटना चालू कर देंगे। और अमेरिका के अंदर बहुत सारे जो खमेनी के हिमायती हैं, जो वहां पर समझ लीजिए अमेरिका के अंदर अमेरिका स्लीपर सेल्स हैं, जो ईरान के हितैषी है, वो अमेरिका को हार्म करना चालू कर देंगे, जिसके कारण वहां पर इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन अमेरिका के अंदर खत्म हो जाएगी। तो अमेरिका क्या कर रहा है, एक तरह से रेजिम चेंज करना चाहता है और एक ब्लडलेस कूप चाहता है वो ईरान के अंदर। अंजन जी, सबसे बड़ी बात है वेनेजुएला के अंदर आप देखिए कि चाइना ने अराउंड $105 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते हैं कि आई एम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। मार्को रूबियो को बोलते हैं ही इज प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा। अब वहां पर आप समझ लीजिए ईरान और चाइना के बीच में $400 बिलियन का एक अग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर चाइना जो है ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करेगा और बदले में चाइना को मिलेगा डिस्काउंटेड ईरानियन क्रूड ऑयल, जो $10 सस्ता मिलता है उसको। सेम उनका अरेंजमेंट है इनके साथ भी वेनेजुएला का। वेनेजुएला का आज डेली प्रोडक्शन है अराउंड 700,000, मतलब 7 लाख बैरल 700,000 है। ये एक टाइम पे मेरे ख्याल से 2.5 मिलियन बैरल्स था। तो धीरे धीरे इनके प्रोडक्शन कम होते गए। चाइना को एक तरह से अपना जो पैसा इन्वेस्ट किया गया वो एक तरह से उसको भूलने के लिए बोल दिया अमेरिका ने।
अमेरिका ने बोल दिया है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स ऑफ वेनेजुएला शुड फॉरगेट देयर ऑब्लिगेशंस, और उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया है कि आप चाइना, रशिया, क्यूबा और ईरान के साथ कोई भी आप समझौता नहीं करोगे, और जितने भी क्रूड ऑयल होगा वो हम अपने थ्रू बेचने वाले हैं। और मजे की बात है, जिसके जो पैसे आ रहे हैं वो अमेरिका खुद अपने पास रख रहा है, सबसे बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोलोनियलाइजेशन ऑफ वेनेजुएला हो चुका है। चाइना के 105 बिलियन डॉलर एक तरह से वहां पे खत्म हो चुके हैं, जीरो हो गया, ठीक है। और अमेरिका जो है वेनेजुएला के 25 ट्रिलियन डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेस का मालिक बन चुका है। अब फ्यूचर में जो भी काम होगा वो अमेरिका की मर्जी से होगा, और मुनरो डॉक्ट्रिन भी यही बोलता है। और डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, आपको याद होगा, गल्फ ऑफ मेक्सिको को उन्होंने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। फिर उन्होंने पनामा कैनाल जो चाइनीज कंपनी के हाथ में थी उसका जो कंट्रोल है अपने पास रख लिया। वेनेजुएला के अंदर सत्ता परिवर्तन कर चुके हैं। अब आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड को परचेस करने के लिए वो यूरोपियन यूनियन को धमकी दे रहे हैं। अभी खबर आई है कि उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिया है, और कहीं ना कहीं डेनमार्क तो उनके सामने भीख मांग रहा है कि भैया हम एक तरह से रेस्पेक्टेबल, हमको लिए एक सोल्यूशन ला दो, हम आपसे लड़ नहीं सकते पर हमारी रेस्पेक्ट भी तो मेंटेन करो। आप सोचिए, डेनमार्क एक तरह से भीख मांग रहा है, ऐसी हालत हो गई है। इससे डर लेकिन के क्या माइक ये कैमरी, क्या इस सारे सिनेरियो में ईरान को कैसे देख रहे हैं आपके? वहीं पे आ क्या रहा हूँ मैं, ईरान वहीं पे पे अटैक होगा? नहीं, मैं इसके लिए आ रहा हूँ क्योंकि पहले सब, अगर आपको समझना है ईरान, तो आपको ये डॉक्ट्रिन भी समझनी पड़ेगी। अब जो ग्रीनलैंड के पास है, ग्रीनलैंड के पास एक स्ट्रेटेजिक रूट है, उसके पास भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के नेचुरल रिसोर्सेस है। अब ऐसा है कि कनाडा का राष्ट्रपति, जो कनाडियन प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है माइक कैनरी, वो चाइना जा चुका है। अब उसने शी जिनपिंग से हाथ मिला लिया है, ठीक है। अब का हाँ, ट्रम्प का भी नेक्स्ट जो रहेगा वो कनाडा रहेगा। वो बोलेगा अलास्का मेरे पास है, ग्रीनलैंड आ चुका मेरे पास, पनामा मेरे पास है। ये कनाडा जो है इधर भी चाइनीज इन्फ्लुएंस हो गया है, तो कनाडा को बोलेगा कि तू मेरा 51st स्टेट बन जा। और एक और एक चीज है, उसने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को धमकी दी है। मेक्सिको जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा सिल्वर प्रोडक्शन जो ओर का होता है वो मेक्सिको में होता है, पर 70% जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो चाइना में है। चाइना ने अभी जो है सिल्वर के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया 1 जनवरी से, और आज सिल्वर अभी आप देखिए रोज बढ़ रहा है, जिसके कारण अमेरिका को फर्क पड़ रहा है उसकी जितनी भी इंडस्ट्रीज में। अब मैं आता हूँ ईरान के ऊपर। ईरान के अंदर भी अगर सोचिए सिमिलर चीजें अगर हो जाए, वहां पर भी अगर ब्लडलेस कूप हो जाता है, तो चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स किया है वो उसको भूलना पड़ेगा। और सेकेंड, चाइना को रीपेमेंट जो होना था ऑयल के थ्रू वो होने वाला नहीं है। जो सेटलमेंट वो युआन में कर रहा था उसको डॉलर में करना पड़ेगा, ये बात देखिए। और ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी है वो अमेरिकन कंट्रोल में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, ईरान से जो डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल जो चाइना अभी रख रहा है अपने पास, उसको अभी इंटरनेशनल मार्केट में पूरा दाम देके लेना पड़ेगा। तो क्या होगा, चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। चाइना की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा, चाइना चाइना बिकम्स अनप्रॉफिटेबल। अगर चाइनीज का अनप्रॉफिटेबल बनता है, वहां पे फिनेंशियल सिचुएशन खराब होगी। और सबको मालूम है कि कैसे नेपाल के अंदर रेजिम चेंज हुआ, बांग्लादेश के अंदर रेजिम चेंज हुआ, श्रीलंका में हुआ है। को बहुत लोग तो अरब स्प्रिंग भी नहीं भूले हैं। और ईरान में ऐसा कुछ होता है तो जो तियानमेन स्क्वायर की यादें हैं 1989 की, वो जाग जाएगी। और अगर ऐसा कुछ होता है और सडनली चाइना के अंदर अगर सोवियत स्टाइल कोलैप्स होता है, अमेरिका उसकी ग्रैंड प्लानिंग कर रहा है। ये जो ईरान है और अदर थिंग्स है, ये तो वो एक तरह से जितना टाइम लगा सकते हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ना है। अमेरिका एक का लार्जर गेम प्लान है चाइना को एक तरह से तबाह करना। और चाइना को कैसे तबाह करना, जिधर भी चाइना डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेता है, हाई रेयर अर्थ मिनरल्स लेता है, वहां पर उसकी सप्लाईज को खत्म कर रहा है, जिसके कारण उसके जो प्रोडक्शन है वो अनकम्पिटिटिव हो जाए और वहां की इकोनॉमी में प्रॉब्लम हो। पिछले साल चाइना के अंदर 300 बैंक्स जो है वो डिसअपियर हो चुके हैं। चाइना के अंदर जो रियलिटी सेक्टर है वो खत्म हो चुका है, वहां पे 75% डाउनफॉल इन वैल्यू या चाइना के अंदर।
चाइना के अंदर 51 घोस्ट सिटीज है, एक सिटी की वैल्यू है अराउंड 100 बिलियन, समझ लीजिए 5 बिलियन गए ऐसे कैसे। तो इसके कारण चाइना के अंदर भी प्रॉब्लम आएगा, और चाइना जैसा कोलैप्स होएगा वो सोवियत यूनियन के जैसा करने की कोशिश कर रहा है। अब 2022 में आपको लेके चलता हूँ, जब आपको याद होगा कि नैन्सी पेलोसी उस समय स्पीकर थी और वो थर्ड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल थी, उसने जब ताइवान गई थी तो वहां पर चाइना ने उसको बोला इट्स अ रेड लाइन। उसके बाद चाइना जो है ताइवान के ऊपर एक तरह से कंटिन्यूसली आप देखिए एनसर्कलिंग करता है। इसका मतलब क्या है, चाइना का डिफेंस कॉस्ट बढ़ाओ, उसकी प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो बढ़ाओ, उसकी जो सप्लाई चेन है उसको हट करो, जो उसके लॉजिस्टिकल रूट्स है उसको हट करो, शिपिंग कॉस्ट बढ़ाओ, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ाओ, और उसके जो जितने भी देखिए एक और एक चीज है, जो वेनेजुएला का क्रूड है वो हाई सल्फर कंटेंट में होता है, और उसके लिए चाइना ने शैंडोंग में वैसी रिफाइनरी बनाई है। अभी अगर उसको वेनेजुएला का क्रूड नहीं मिलता है तो वो उस रिफाइनरी में ये क्रूड को रिफाइन ही नहीं कर सकता दूसरे क्रूड को, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो चाइना भले ही फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हो जाए, पर अगर उसको नेचुरल रिसोर्सेस उसके पास ना मिले तो चाइना कुछ नहीं कर पाएगा, मैं ये बता देता हूं आपको। और यही ग्रैंड प्लान है अमेरिका का फॉर अ सोवियत स्टाइल कोलैप्स ऑफ चाइना। अब बात करता हूं कि आपकी बात कि क्या अमेरिका हमला करेगा। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इजराइल खुद नहीं चाहता कि ईरान के ऊपर हमला हो अभी, क्योंकि इजराइल जो है पहले हमास के जो गाजा के अंदर जो उनको गाजा को साफ करना है। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी कंट्रीज को बुलाया जा रहा है और उनको बोल रहे हैं कि आप गाजा की स्टेबलाइजेशन फोर्स या गाजा के बोर्ड में आ जाओ, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की बात हो रही है हमास को। और वहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज की फोर्सेस भी भेज रहे हैं, और उसको ओवरलुक कौन कर रहा है, जेरेड कुशनर कर रहा है जो ट्रम्प का दामाद है। तो ये लोग अभी अपने कमर्शियल गेन्स के लिए फायदेमंद कर रहे हैं, उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उनको ईरान से मतलब नहीं है, उनको इसराइल से मतलब नहीं है। ये पूरा जो गेम चल रहा है इसराइल का, वो अपनी भूमि बढ़ाना चाहता है और पैलेस्टीनियंस को गाजा से निकाल के उनको सिनाई पेनिनसुला में उनको एक तरह से बढ़ाना चाहता है। तो ये बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होने वाला है। और इस बीच में वो जब प्रवोक होगा, अब ईरान के अंदर भी क्या होगा, वहां पर दो दो तीन तीन चीजें हो रही है। एक तो वहां पर जो जेनजी है वो परेशान है खोमेनी से। सेकंड, वहां पर जो उनकी जो करेंसी है लीरा, $1 इज इक्वल टू अराउंड 15 लाख रियाल, लीरा, ऐसा है। रियाल, हाँ जी, रियाल। हाँ रियाल, सॉरी सॉरी रियाल, 15 लाख रियाल हो चुका है। तो जब करेंसी डिस्टेबलाइज होती है तब वहां पर प्रॉब्लम भी होते हैं। अमेरिका ने इसके लिए नहीं किया क्योंकि ईरान को यहाँ पर सोवियत यूनियन जो रूस है और चाइना है इमीडिएट सपोर्ट दे देंगे, जबकि वेनेजुएला जो था वो अमेरिकन बैकयार्ड में था। तो अमेरिका को भी मालूम है कि यहाँ से इमीडिएटली एक तरह से आपको मदद आ जाएगी। और ईरान के अच्छे रिश्ते हैं रूस के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ, और इन लोगों से उनको सप्लाई ऑफ वेपन्स मिल जाएगा। ईरान ने रशिया को $3 बिलियन के उसको मिसाइल दिए हैं पिछले 2-3 साल में। अब जी। रशिया को भी रिपे करना पड़ेगा, रशिया ऑब्लिगेटेड है और उसको करना भी पड़ेगा। सेकेंड, चाइना को भी करना पड़ेगा क्योंकि उसके वेपन्स, उसके भी इन्वेस्टमेंट्स इधर हैं। और नॉर्थ कोरिया को तो फायदा ही होगा, उसको तो एक तरह से रहेगा चलो कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है हमको, तो वो भी अपने वेपन्स दे देगा यूरेनियम ऑयल्स के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एक कंट्री जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप बेस्ट नहीं करता है वो नॉर्थ कोरिया, क्योंकि वो बात कम करेगा, पहले मिसाइल छोड़ेगा फिर बाद में बात करेगा। तो इससे ट्रंप डर चुका है, और ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि उसको अपनी दामाद की हेल्प करनी है जेरेड कुशनर को, जिसने डिक्लेयर कर दिया है कि गाजा इज अ बेस्ट रिवर फ्रंट प्रॉपर्टी, मतलब कोस्टल बीच प्रॉपर्टी बनाना चाहता है। वहां पर लोगों को हटाकर तो वहां पर बनाएगा, वहां पर टूरिज्म रिलेटेड होटल्स, रिसोर्ट्स, ये सब चीजें करने वाला है। और वहां पर उसको बोल रहा है कि गाजा के जो लोग हैं वहां पर मजदूरी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। सोचिए, गाजा के लोग उनकी जमीन उनको हटा रहे हैं और फिर उनको गुलाम बना के बोल रहे हैं आप इसके अंदर काम करिए। दिस इज द टाइप ऑफ डीलिंग दैट डोनाल्ड ट्रंप इज डूइंग राइट नाउ। और इसके अंदर उनका मल्टीप्रोन ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के थ्रू वो चाइना के अंदर भी एक सत्ता परिवर्तन का ट्राई कर रहे हैं। ये भी एक तरह से
अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है। दिस इज द रीजन मैं बता रहा हूँ। तो इसको ट्रम्प को रोका कैसे जा सकता है? देखिए, ट्रम्प को अभी 3 साल तक कोई रोक नहीं सकता, और ये 3 साल में इतना जो करके जाएगा, तो आपको डेमोक्रेट्स आएंगे ना, वो भी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रम्प ने जो कर दिया, अभी समझ लीजिए, उसने पनामा अपने हाथ में ले लिया, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। वेनेजुएला के रिसोर्सेस अगर वो डिसाइड करेगा कैसे बेचने हैं, तो डेमोक्रेट्स भी आएंगे तो उसको छेड़ेंगे नहीं। तो अब ये क्या कर रहा है, इसको मालूम है इसको इलेक्शन नहीं लड़ना है, इसको वापस 3 साल इसके हाथ में है। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की उधर यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि वो ट्रम्प की टैरिफ को शायद कुछ रद्द नहीं करने वाले, नेशनल इंटरेस्ट की बात आ चुकी है। क्योंकि अगर वहां की सिटिंग कोर्ट अगर ट्रम्प के फैसले को रद्द करती है, तो एक अमेरिका में डिवीजन की बात आएगी और नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। तो मेरा मानना यह है कि उधर कुछ होने वाला नहीं है। और ईरान के अंदर वो चाहेंगे कि एक ब्लडलेस कूप हो, वहां के लोगों को एक तरह से हथियार भेजे जाएंगे। अभी एक तरह से मॉस्को टाइम्स में आया है कि 60,000 वेपन्स पकड़े गए हैं ईरान ने। और आज सुबह भी एक रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो कराची के अंदर कोई कंसाइनमेंट था, वहां पर भी पॉसिबली इरानियन ड्रोन्स ने अटैक करके उस कंसाइनमेंट को एक तरह से तबाह कर दिया है। तो ये एक तरह से अनडिक्लेयर्ड ग्लोबल वॉर चालू हो जाएगा, सब जगह प्रॉब्लम्स क्रिएट किया जाएगा, लोकलाइज कॉन्फ्लिक्ट्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। और ये काम किया जा रहा है बाई डोनाल्ड ट्रंप एंड CIA। इसका कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि जो अमेरिका है वो अपने आप को बताना चाहता है कि मैं विश्व में गुंडा हूँ, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी, लाठी मेरे पास है, 800 मिलिट्री बेसेस मेरे पास है। और उसने तो यहाँ तक बोल दिया लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को कि आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, अगर आप नहीं करोगे तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे हम। और अब हमारा ट्रम्प डॉक्ट्रिन क्या बोलता है, अगर आप हमारी बात नहीं मानते हो, या तो आप हमारे स्टेट बन जाओ या हमारे वसाल स्टेट बन जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। Either you become a part of USA और you become a vassal state of USA, जिसमें आपके फॉरेन पॉलिसी मैटर्स जैसे वेनेजुएला में किया है वैसा हम करते रहेंगे। और इसके अंदर CIA, स्टेट डिपार्टमेंट सब इन्वॉल्व है। अगर डेमोक्रेट्स भी आ जाते हैं तो उसको चेंज नहीं करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है, डेमोक्रेट्स के लिए फायदा हो चुका है, ये सारी बेवकूफियां कर रहा है। और जब डेमोक्रेट्स आएंगे, वो मैक्सिमम क्या बोलेंगे, हम आपको एड दे देंगे। एड भी उनको क्या फर्क पड़ता है, उनको तो पैसा छाप के आपको देना है, वो आप कर रहे हैं। और वो जो शक्ति है, उसकी जो रेलेवेंस है फाइनेंशियल सिस्टम में, वो बनाए रखना चाहते हैं। और जो एनर्जी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं दूसरे करेंसी में, वो बंद हो जाएगा, चाइना का पैसा डूब जाएगा, वर्ल्ड के अंदर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है। उसके अंदर भी आपको बताएंगे कि डॉलर ही आपका सेवियर है। ठीक है, गोल्ड रहेगा सबके पास, पर आप गोल्ड कहाँ से लेके जा सकते हो? अगर आपको समझ लीजिए आज आपको कहीं जाना है तो आप डॉलर ही यूज करते हो, आप क्या गोल्ड लेके जा सकते हो क्या? और किसको आज चाइनीज करेंसी के ऊपर विश्वास है, पहले ये बताइए। चाइना खुद US ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है आज की डेट में, वो भी US से ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। तो ये सब बात जो वो लोग बोलते हैं डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अमेरिका के पास 800 मिलिट्री बेसेस है, वर्ल्ड में 193 कंट्रीज है, सोच लीजिए। तो उसके पास सारे रिसोर्सेस है, आर्म्स एंड एम्युनिशन है, उसकी CIA है, स्टेट डिपार्टमेंट है, उसके पास सारे रिसोर्सेस है कि वो कहीं भी ट्रेडिंग ब्लॉक्स कर सकता है। और उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर ईरान जाता है तो बगराम एयरबेस अमेरिका चाहेगा उसके हाथ में आ जाए, और तालिबान की रेजिम जो है उसको भी चेंज करेगा, और वहां पे आईसिस खुरासान को बैठाएगा। तो ये सब चीज चल रहा है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, अभी वो ईरान के अंदर कुछ करने वाला नहीं है, वहां पे अपनी शिप्स भेजेगा डराने धमकाने के लिए। उन लोगों को जो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको और पैसे दिया जाएगा, और वहां पर रज़ा पहलवी को बोला जाएगा कि आप कंटिन्यूस स्टेटमेंट देते रहो, और फिर जब कभी सत्ता परिवर्तन होता है तब उनको यूनुस के जैसे उनको भी बैठा दिया जाएगा। और रज़ा पहलवी ने तो बोल ही दिया कि वो इसराइल के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं, अब्राहम अकॉर्ड को साइन करेंगे, और वो US का एक तरह से सारी बात मानेंगे। तो कहीं ना कहीं वो तो एक तरह से ट्रम्प के चरणों में एक तरह से साष्टांग कर चुके हैं। तो ये जो देखेंगे आप पक्का रहेगा। पर मेरा मानना ये है कि खोमेनी रेजिम को मोहम्मद बिन सलमान से सीखना चाहिए। और अगर मोहम्मद बिन सलमान ने एक वक्त की नजाकत देखते हुए
सऊदी में विमेन रिफॉर्म्स किया, वैसा ही कुछ लिबरल रिफॉर्म्स अगर खमेनी सरकार चालू कर देती है तो एक तरह से उनके खिलाफ जो एंगर है वो धीरे धीरे कम होगा और उससे उनको फायदा भी होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए उमेश अग्रवाल जी। दोस्तों, बात यह है कि इस वक्त न्यूयॉर्क में बहुत बड़ी जो है वो नर्सों की स्ट्राइक चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है बाहर के तो कोई मुल्क ऐसा दिखता नहीं है जो उसको कन्फ्रंट कर सके या उसको रोक सके, लेकिन अगर पूरे अमेरिका में ट्रेड यूनियंस, मजदूर तबका और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास अगर ये बगावत पर उतर आए तो फिर मेरा ख्याल है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप को किसी न किसी तरीके से शिकस्त दी जा सकेगी। लेकिन जैसा कि उमेश जी ने कहा कि उनकी जगह जब डेमोक्रेट्स आएंगे तो वो भी इसी के जो बिछाए हुए रास्ते हैं उन्हीं पर चलेंगे। देखते हैं क्या होता है। आने वाला वक्त जो है यकीनन बहुत ही जंग की बारूद की बू से गाजा के लोग, ये गाजा के 20 लाख लोगों के लिए बहुत तकलीफ वाला काम होने वाला है। उनको उनकी घर से निकाला जाएगा, फिर उनको बोला जाएगा कि मजदूरी करो, आप गुलाम बन के हमारे यहाँ पे रहो। और ये कर रहा है जेराड कुशनर कर रहा है, वो खुद एक जू है। ट्रम्प का जमाई जो है जेराड कुशनर है वो जू है और इसराइल उसको सपोर्ट कर रहा है, सीधी बात है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मिलते हैं किस अगले प्रोग्राम में नए मुद्दे के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे और उमेश अग्रवाल जी को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय सिया राम।